नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पापा उनकी मामा की डेथ हो गई है और उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। आरजू उन्हें बताती है। हाँ मैं जानता हूँ, वासे ने इस दिन बताया था, लेकिन फिर भी रिश्ते के लिए उसके घर वालों से मिलना तो लाजमी है। अपने पापा की बात सुनकर आरजू शॉक हो जाती है। रिश्ता? उसका और वासे का रिश्ता? वो जो कब का जुड़ चुका था, पर उसके पापा इस बात से लायन थे। पापा मुझे आपको कुछ और भी बताना है। आरजू अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला करती है। क्या अभी और भी कुछ बाकी है बताने को? अपने पापा के सवाल पर वो सर हिला देती है और बोलना शुरू करती है। पापा, वासे और मेरा निकाह हो चुका है। और आरजू आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बातें बताती है। किस तरह वासे ने उसके साथ निकाह किया, उसका रात को घर आना, यूनी में उससे मिलना, सब कुछ उन्हें बता दिया। जिस पर मुजम्मिल साहब सदमे से उसे देखते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? मुजम्मिल साहब को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई देती है। आई एम सॉरी पापा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने भाई को भी इसलिए सब बता दिया था ताकि वो अपने तरीके से आपसे बात कर लें, पर फिर आपने इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया तो हमने सोचा वापस जाकर बता देंगे। आरजू अपने पापा को इस तरह सदमे में देख नाम आंखों से कहती है, तुम जाओ यहाँ से और अब्बास को भेजो मेरे पास। मुजम्मिल साहब सख्ती से कहते हैं, जिस पर आरजू को और रोना आता है। उसने कहाँ देखी थी अपने पापा की ऐसी सख्ती। पापा, मैंने कहा ना जाओ और अब्बास को भेजो। वो अभी कुछ कहती कि मुजम्मिल साहब उसकी बात काटकर गुस्से से कहते हैं तो आरजू रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। भाई, अब्बास के कमरे में आकर आरजू भागकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है। जबकि इस अचानक अवतार पर अब्बास बौखला जाता है। जबकि परेशान तो वहां बैठा वासे भी हो गया था उसके रोने पर। चंदा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। अब्बास प्यार से उसके गिर्द बाजू हायल करके पूछता है। पापा ने मुझे डांटा। रोने के दरमियान बोलती वो वासे को परेशान कर देती है। इम्पॉसिबल, पापा तुम्हें डांट ही नहीं सकते, आखिर तुम उनकी लाडली हो। उसकी बात को मानने से इनकार होता है। पापा ने सच में मुझे डांटा और आपको बुला रहे हैं। आरजू नाराजगी से कहती उसको पापा का पैगाम देती है। अच्छा मान लिया, पर पापा ने डांटा क्यों तुम्हें? उसकी नाराजगी देख अब्बास कहता है, जबकि उसके अंदर से बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था उसे कि उसके पापा आरजू को डांट भी सकते हैं। उन्हें सब मालूम हो गया है मेरे और वासे के निकाह के बारे में, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। वासे जो कब से इन दोनों की बातों को इग्नोर किए सिर्फ आरजू को रोते देख जब्त कर रहा था, कि उसकी बात पर चौंक जाता है। क्या उन्हें कैसे मालूम हुआ? वासे अपनी जगह से उठकर हैरान होकर सवाल करता है। मैंने बताया, आरजू सर झुकाकर मासूमियत से कहती है। लो जी, मतलब बताया भी खुद है और रो ऐसे रही हो जैसे किसी और ने बताया हो। अब्बास उसके जवाब पर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता है। भाभी, भाई आप जाएं ना पापा के पास और उन्हें समझाएं। आरजू उसकी बात को इग्नोर करके उसे जाने का कहती है। हाँ हाँ, गलती तुम करो और फंस मैं जाऊं, नाराजगी से कहता वो उन दोनों को वहीं छोड़कर मुजम्मिल साहब के कमरे की ओर चला जाता है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों की नमी देख वासे उसे तसल्ली देता है, जिस पर आरजू बगैर उसे देखे सर हिलाकर बाहर निकल जाती है। तो वासे भी कुछ सोच के कमरे से बाहर निकल जाता है। तो तुम्हें पता था कि आरजू का निकाह, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अब्बास अपने बाप के सामने सर झुकाकर खड़ा कब से उनकी डांट सुन रहा था। पापा, मैंने सोचा वापस जाके बता दूंगा। अब्बास में मिलाता है। वापस जाके? तुम्हें इसी वक्त ही मुझे बता देना चाहिए था, जब तुम्हें पता चला था। मुजम्मिल साहब उसकी बात पर भड़क जाते हैं। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वासे जो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने आया था, मुजम्मिल साहब को भड़कते देखकर अंदर आकर कहता है। वासे तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अब्बास इस वक्त उसे वहां देखकर परेशान हो जाता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं नहीं, तुम जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। वासे भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ रहा तो अब्बास भी अपने बाप के इशारे पर कमरे से बाहर निकल जाता है। अब न जाने क्या होगा, बोलो क्या बात करनी है? मुजम्मिल साहब के लहजे में आज सख्ती, गुस्सा, नाराजगी सभी उमड़ आया था। अंकल, मैं नहीं जानता आरजू ने आपको क्या क्या बताया है, पर यकीनन ये जरूर बताया होगा कि मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया था। वासे इतना बोलकर उनकी जानिब देखता है, जिस पर वो सर असबात में हिला देते हैं कि हाँ, आरजू ने उन्हें ये बताया था। पर अंकल, एक हकीकत ये भी है कि मैं आरजू से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उससे निकाह मैंने जिद में किया था, पर मैंने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। ये बोलकर वो कुछ पल को खामोश हो जाता है और फिर मुजम्मिल साहब अपने सामने खड़े इस शख्स को देखते हैं जो सर झुकाकर मुजरिमों की तरह अपनी ही बीवी के लिए मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। मैं कैसे मान लूँ कि तुम आरजू से सच्ची मोहब्बत करते हो? उनके सवाल पर वासे कुछ पल सोच में डूब जाता है। अब जैसे कहेंगे मैं वैसे आपको यकीन दिलाने को तैयार हूँ कि मैं आरजू से सच में मोहब्बत करता हूँ। कुछ पल सोचने के बाद वासे जवाब देता है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इस तरह यकीन आ सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत पर कि तुम आरजू को छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे? उनके इस सवाल पर वासे हैरत से उनकी तरफ देखता है।
भला वो कैसे आरजू को छोड़ सकता है? आरजू तो उसकी सांसों में बस चुकी थी। उसके बगैर तो अब उसका गुजारा मुमकिन नहीं था। तो मैं भी यही कहूँगा कि मुझे आपको यकीन दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरजू को मेरी मोहब्बत पर यकीन है, उसे मुझ पर यकीन है, तो मुझे किसी और को यकीन की दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ पल हैरत से उन्हें देखने के बाद वासे पुरएतमादी से जवाब देता है, मेरे एक बार कहने पर भी तुम आरजू को छोड़ सकती है। वो जैसे उसे जताते हैं कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं टालती, तो छोड़ दे, पर मैं फिर भी उसे उठाकर ले जाऊंगा। वासे भी कहाँ कम था, जबकि उसकी पुरएतमादी पर मुजम्मिल साहब अश अश कर उठे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी आरजू के लिए बेहतरीन हमसफर साबित होगे। मुजम्मिल साहब मुस्कुराते हुए बोलकर सोफे से उठ जाते हैं, जबकि उनके जवाब पर तो वासे हैरत ज़दा हो जाता है। आप सच कह रहे हैं? इससे तो खुशी के मारे अब अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। क्या मैं तुम्हें झूठा नजर आता हूँ? मुजम्मिल साहब मसनूई संजीदगी से उससे पूछते हैं, जिस पर वासे जल्दी से नफ़ी में सर हिला के उनके गले लग जाता है, जबकि उसके इस अमल पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। बस बस हटो अब पीछे, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। सुसर हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं। अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर वो फिर से संजीदगी से कहते हैं, जिस पर वासे उनसे अलग होकर सॉरी बोलता जल्दी से बाहर निकल जाता है। आज वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो तो सोच रहा था कि अब उसे आरजू को उठाकर ले जाना होगा, पर मुजम्मिल साहब की वजह से बचत हो गई। आरजू, गेस व्हाट, कि अंकल ने क्या कहा? कमरे में परेशानी से टहलती आरजू के पास आकर वासे खुशी से उसे गले लगाता है। वासे क्या कर रहे हैं? इस अचानक अफ्तार पर आरजू बौखला जाती है। उसके दिल की धड़कन जो पहले ही खौफ से बढ़ी हुई थी वो मजीद बढ़ जाती है। ओ सॉरी, मुझे खुशी में कुछ समझ ही नहीं आया। और वैसे भी जब तुम सुनोगी ना तो इतना खुश होगी तो तुम भी सब भूल जाओगी। वासे उससे अलग होकर कहता है, अच्छा फिर बताएं, क्यों हैं आप इतने खुश? आरजू भी अब तजस्सुस से पूछती है। क्योंकि अंकल ने हमारे निकाह को एक्सेप्ट कर लिया। वासे उसे खुशी से बताते हैरान कर देता है। आप मजाक कर रहे हैं? हैरत से भरपूर सवाल। नहीं यार, सच बोल रहा हूँ, चाहे तो खुद जाकर पूछ लो। वासे के ऐसा कहने पर आरजू से देखती रह जाती है, पर वो माने कैसे? वो तो इतने गुस्से में लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था वो अब कोई सख्त फैसला करेंगे। आरजू के कहने पर वासे उसे सारी बात बताता है कि किस तरह वो मुजम्मिल साहब के पास गया और उनसे बात की। अपने पापा के सामने ये सब कहा। उसकी पूरी बात होते ही आरजू आंखें फाड़े से देखती है। हाँ, बस मैंने सोचा कि सुसर को भी तो पटाना है ना। जिस पर वासे आंख विंग करके शरारत से जवाब देता है, सुसर को पटाने से पहले उनकी बेटी को तो पटा लें। अगर मैं मना कर दूं तो आप क्या करेंगे? आरजू उसकी बात का शरारत से जवाब देकर आखिर में सवाल करती है। उठा ले जाऊंगा, कुछ कदम उसकी जानिब बढ़ाकर सरगोशी में कहकर वो आरजू का दिल धड़का देता है। दिन में इतने ख्वाब नहीं देखा करते। अपने धड़कते दिल को संभाल कर वो वापस से अपनी टोन में आ जाती है, पर उसके चेहरे की लाली वासे को उसकी हालत समझाने के लिए काफ़ी थी। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे इतने थोड़ा सा करीब आने पर भी तुम्हारी धड़कनें क्यों तेज़ हो जाती हैं? उसके लाल चेहरे पर नज़र टिकाए शरारत से पूछता है। मेरी क्यों धड़कनें तेज़ होंगी? वो भी आपके करीब आने पर। आरजू साफ मुकर जाती है। अच्छा, तो नहीं होती क्या? उसके मुकरने पर वासे गौर से उसे देखकर सवाल करता है, जिस पर आरजू नफ़ी में सर हिला देती है। फिर तो मैं बहुत ज़्यादा करीब आ जाऊंगा तुम्हारे, तब भी तुम्हें कुछ फील नहीं होगा ना? वासे एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए सवाल करता है, जबकि उसके पास आने पर फिर से आरजू की सांसें बेतरतीब होने लगती हैं। तुमने तो कहा था मेरे पास आने पर तुम्हारी धड़कनें तेज़ नहीं होती, पर मुझे तो तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही है। उसकी हालत देखकर वासे अपनी मुस्कुराहट दबाते संजीदगी से कहता है, मेरी तो धड़कन तेज़ नहीं हो रही, आपके कान बज रहे हैं शायद। आरजू अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करती है, पर वासे उसकी हालत से खूब वाकिफ था। चलो मान लिया मैंने कि तुम्हारी धड़कन तेज़ नहीं होती, पर बहुत जल्द जब तुम मेरे पास आ जाओगी हमेशा के लिए, तो खुद ही तुम्हारी धड़कनें तेज़ करवा दूंगा। उसके कान में सरगोशी करके उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सब्त करके बाहर चला जाता है, जबकि आरजू कितनी ही देर उसका लम्स महसूस करती शर्मा जाती है। आज अफ्तारी में वासे के लिए ख़ास एहतमाम किया गया था, क्योंकि उसका आज पहला रोज़ा था। अब्बास तो उसके लिए फूलों के हार भी लेकर आया था, जो उसे पहनाए गए थे, जबकि वासे और नशीन सब कुछ हैरत से देखते थे। इनके लिए ये सब कुछ नया था। इनके घर में कभी ये सब नहीं हुआ था, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि इनके घरों में कभी रोज़ा ही नहीं रखा गया। वैसे अगर मैं कल भी रोज़ा रखूंगा तो भी क्या मुझे इसी तरह ट्रीट किया जाएगा? वासे को इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलते देख नौशीन सबसे पूछती है। रख ही ना लो तुम रोज़ा, वासे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब देता है। अगर तुम जैसा बंदा रख सकता है तो मैं भी रख सकती हूँ। नौशीन भी दो टोक जवाब देती है, तो वासे भी चुप कर जाता है। आप रोज़ा रखेंगी तो आपको इससे भी बेहतर प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन अगर कल रोज़ा ही ना हुआ तो? अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह करेगा कि इस साल 30 रोज़े होंगे पूरे। अब्बास की ऐसी बात करने पर आरजू जल्दी से कहती है वो नहीं चाहती थी कि कल ईद हो। उसकी बहुत सी वजूहात थी, जैसे कि आरजू एक और रोज़ा रखना चाहती थी, दूसरा वो चाहती थी कि इस साल वासे की बर्थडे ईद के दिन ही हो, और तीसरा कि इस बेचारी ने ईद की शॉपिंग भी नहीं की थी।
मामा मैंने शॉपिंग भी नहीं की थी, आरजू रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ को मुखातिब करती है। अब्बास नमाज के बाद आरजू को लेकर जाना मॉल ताकि ही अपनी शॉपिंग कर ले। हो सकता है कल ईद हो जाए, मुजम्मिल साहब हाथ साफ करते संजीदगी से कहते हैं, जिस पर अब्बास सर हिला देता है। मुझे भी शॉपिंग करनी है। नौशीन भी बीच में लुकमा देती है। एक काम करते हैं, सब लोग साथ ही चलते हैं। हमने भी शॉपिंग नहीं की तो हम भी कर लेंगे। अमजद मशवरा देता है, जिस पर सब राजी हो जाते हैं और नमाज के बाद जाने का बोलकर सब एक एक करके नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं। ये इस्लामाबाद का एक बड़े से मॉल का मंजर है, जहाँ वो सब इधर से उधर दुकानों पर देखते हुए आगे बढ़ते अपनी मतलूबा चीजें ढूंढ रहे थे। आरजू भी सबके साथ इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी, जब उसकी नजर एक जगह रुक जाती है, जहाँ एक दुकान पर सफेद कलियों वाले खूबसूरत फ्रॉक के साथ सफेद कुर्ता पड़ा था। शायद वो कपल ड्रेस था और उसे देखकर आरजू के जहन में बेसाख्ता ही अपना और वासे का ख्याल आता है। अगर वो दोनों ईद पर यही एक जैसा ड्रेस पहने तो कितने अच्छे लगते। ये सोचकर आरजू के कदम खुद ब खुद ही उस जानिब बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग इतनी भीड़ में ध्यान ही नहीं दे पाते कि आरजू इनके साथ नहीं है। भैया ये दोनों ड्रेस चाहिए मुझे। दुकान के अंदर दाखिल होकर आरजू इन ड्रेस की जानिब इशारा करके कहती है, जिस पर वो दुकानदार उसे वो ड्रेस पैक करके देता है। तो आरजू भी पेमेंट करके दुकान से निकल जाती है। ओ शिट, बाकी सब कहाँ चले गए। बाहर निकलकर उसे एहसास होता है कि वो सबसे अलग हो गई है और ईद की वजह से पूरे मॉल में इतना रश था, जिसे देख आरजू को डर लग रहा था। भले ही वो बहुत बहादुर है, पर अनजान शहर में इतने लोगों के बीच अकेले खड़े होते उसे डर लग रहा था। या अल्लाह जी, मैं गुम हो गई हूँ। अब मैं ईद में कैसे मनाऊंगी। मासूम सी शक्ल बनाकर खुद से बातें करती वो आगे बढ़ती जा रही थी, जब आगे से आते 2-3 आवारा लड़कों में से एक लड़के से टकरा जाती है। देख के नहीं चल सकते आप। उसे टकराने पर आरजू करंट खाकर पीछे हटती है, उसे से कहती है, पर वो लड़के भी ढीठपन का मुजाहरा करते मुस्कुरा देते हैं। सॉरी मैडम जी, गलती से टक्कर हो गई। इनमें से एक लड़का उसकी हेजल आंखों में गौर से देखते हुए कहता है, पर अभी कोई और मजीद कुछ बोलता कि आरजू का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। आरजू अपने साथ खड़े शख्स को देखती है तो उसकी आंखों से चमक आ जाती है, क्योंकि वो वासे था, उसका वासे जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने अपनी बहन को इतनी कंपनी दी, वरना ये अकेली खड़ी होती तो डर जाती, पर तुम लोगों ने इसे डरने नहीं दिया। थैंक यू अगेन। वासे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, जिस पर वो लड़के भी जबरदस्ती मुस्कुराकर वहां से खिसक जाते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था? पर नहीं, तुम्हें तो अब मजा आने लगा है मुझे परेशान करके। उनके जाते ही वासे गुस्से से आरजू की जानिब मुड़कर कहता है, मैं खो गई थी। मासूमियत से भरपूर जवाब, तो ये किस लिए रखा हुआ है अपने पास? कॉल कर लेती ना मुझे। वासे का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। अच्छा ना, सॉरी, मैं बोल गई थी। अब चले इधर से, मुझे शॉपिंग करनी है। आरजू उसके गुस्से से बचने की खातिर सॉरी बोलकर बात खत्म करती है, तो वासे भी मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़े बाकी सबके पास ले जाता है। आरजू कहाँ चली गई थी तुम? दूर से वासे के साथ आती आरजू को देख अब्बास उसके पास आकर परेशानी से कहता है, भाई वो मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई थी तो मैं उस दुकान में चली गई और जब वापस आई तो वहाँ आप में से कोई भी नहीं था। आरजू ने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग दिखाकर बताती है, अगर कुछ पसंद आ गया था तो बता देती, हम सब चलते तुम्हारे साथ, पर तुम यूँ अकेली चली गई तो हम कितने परेशान हो गए थे। अब्बास उसे गले लगाकर कहता है, आज तो उसकी जान ही निकल गई थी जब थोड़ा आगे जाकर उन्हें मालूम हुआ कि आरजू उनके साथ नहीं है, और फिर इतने रश में आरजू मिल भी नहीं रही थी। सॉरी भाई, मुझे ही पता नहीं चला, खुद ब खुद कदम उसकी जानिब चले गए। आरजू अब के शर्मिंदा हो जाती है कि बेवजह ही सब उसकी वजह से परेशान हो गए। हाँ, पर तुम तो जैसे ही किसी ने काला जादू तुम पर करवा दिया था ना, खुद ब खुद ही कदम चले गए और तुम्हें होश ही नहीं रहा। उसकी बात पर अब्बास चलकर कहता है, जिस पर सब मुस्कुरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर इस बार अब्बास ने आरजू का हाथ किसी बच्चे की तरह पकड़े रखा था, जिससे कहीं वो फिर से खो जाएगी। भाई सुने ना, थोड़ा आगे चलकर आरजू से पुकारती है। बोलो। चलते चलते जवाब दिया जाता है, मैंने ना वासे के लिए कुर्ता शलवार लिया है, अब उस पर मुझे वॉच वगैरह चाहिए। आरजू से बताती है तो अब्बास उसकी तरफ चेहरा करके उसे घूरता है। भाई के लिए तो कभी कुछ ख्याल नहीं आया लेने का, शिकवा किया जाता है। भाई आपकी बर्थडे पर मैं देती हूँ आपको गिफ्ट, अब वासे की बर्थडे है तो मुझे उनके लिए भी लेना है ना कुछ। आरजू उनकी शिकवे पर कहती है। कब है वासे की बर्थडे? वो दोनों अपनी ही लय में बातें करते हुए जा रहे थे। परसों, आरजू खुशी से उसे बताती है। ग्रेट, चलो फिर चलकर उसके लिए गिफ्ट लेते हैं, मैं भी कुछ ले लूंगा। अब्बास सर हिलाकर उसे कहता है और फिर वो दोनों बाकी सबको बताकर एक जेंट्स दुकान की जानिब चले जाते हैं और वहां से वासे के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेते हैं। जी चले भाई, वासे की शॉपिंग तो हमने कर ली, अब चलकर अपनी भी कर लेते हैं। आरजू हाथों में शॉपिंग बैग थामे कहती है, मेरी शॉपिंग तो इधर से ही हो जाएगी, जो मैं अमजद के साथ कर लूंगा, बाकी तुम्हारी शॉपिंग बचती है वो तुम वासे के साथ जाकर कराओ। अब्बास चलते हुए इस पर धमाका करता है, भाई मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, आप करवाओ मेरी शॉपिंग। आरजू साफ मना करती है, जिसका असर लिए बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे वासे के पास छोड़ आता है। उसने वासे को पहले ही मैसेज करके थोड़ा साइड में बुला लिया था, पकड़ो इसे और अपनी बेगम को शॉपिंग करवाओ। उसका हाथ वासे के हाथ में देकर वो शरारत से कहता वहां से चला जाता है, जबकि पीछे आरजू रोनी सूरत बना लेती है। उसे अभी वासे की शाम वाली हरकत भूली नहीं थी और इसीलिए वो डर रही थी उसके साथ जाने से। चले बेगम, आपको शॉपिंग करवाता हूँ। शरारत से सरगोशी करके वो एक हाथ से उसके हाथ में शॉपिंग मौजूद
बैग्स लेकर दूसरे हाथ में उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अमजद कहाँ है? आरजू को वासे के साथ छोड़कर वो इस साइड आया था जहां इन लोगों ने इकट्ठे होना था, पर वहां नौशीन को अकेला खड़ा देखकर अब्बास पूछता है। उसने कहा उसे कहीं काम से जाना है। नौशीन मुंह बनाए जवाब देती है, भला ऐसा भी होता है कि इस बेचारी को यहाँ सब अकेला छोड़कर चले गए थे? ओ आई एम सो सॉरी, अगर मुझे मालूम होता कि अमजद ने कहीं जाना है तो मैं आपको यहाँ अकेला ना खड़ा होने देता। बगैर गलती के भी वो शर्मिंदा हो जाता है। पर तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारी क्या गलती? उसकी शर्मिंदगी देख नौशीन अपना मुंह ठीक कर लेती है। चलें, जिसकी भी गलती है उसे छोड़ें और चलकर अपनी शॉपिंग कर लें, फिर घर भी जाना है, देर हो जाएगी। अब्बास वक्त देखकर कहता है तो नौशीन भी सर हिलाकर उसके साथ दुकानों में जाकर अपने लिए ड्रेसेस पसंद करती है। ये देखो कैसा है। नौशीन उसके सामने एक स्कर्ट शर्ट करती है जिसके अब्बास एक नज़र उसको देखकर नज़र हटा लेता है। उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसकी शर्ट नौशीन को बिल्कुल पेट तक आनी थी और स्लीव्स तो सिरे से थी ही नहीं। मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब्बास दूसरी जानिब चेहरा किए जवाब देता है, क्यों? इतनी प्यारी तो ड्रेस है, एक काम करती हूँ, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। नौशीन जोश से कहती जाने लगती है जब अब्बास उसका बाजू पकड़कर रोक लेता है। आप जानती हो लोहे और सोने में क्या चीज़ एक सी है? इस वक्त अब्बास के इस सवाल पर नौशीन हैरत से उसे देखती है और सर इस बात में हिला देती है। हाँ, वो दोनों मेटल है। नौशीन को तो बस यही बात एक सी लगती थी, और इन दोनों में फ़र्क मालूम है आपको? इस सवाल पर वो नफ़ी में सर हिला देती है। ये दोनों मेटल हैं, पर दोनों में वाज़ेह फ़र्क एक बहुत ही बड़ा है जो मौजूद है। जानती हैं क्या? उसके फिर से नफ़ी पर सर हिलाने पर अब्बास अपनी बात जारी रखता है। लोहे की कोई अहमियत नहीं होती। हम सड़कों पर भी अक्सर दीवार में लोहे के कील ठोंक देते हैं और सोने को हम मखमल की डिब्बी में बंद करके छुपा कर रखते हैं, और इस मखमल की डिब्बी से मुराद है आपका पर्दा। अगर आप खुद को मखमल की डिब्बी में बंद करके रखेंगी तो आपका एक मेयार होगा जिस पर हर कोई नहीं पहुंच सकेगा, और अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर सबके सामने जाएंगी तो यकीनन आप भी लोहे की तरह अपना मेयार खो बैठेंगी। अब्बास बहुत ही नरमी से उसे समझा रहा था और वो यकटक उसे देखे जा रही थी। वो तो बचपन से ऐसे कपड़े पहनती थी, तो क्या उसका मेयार कोई नहीं? क्या वो अपना मेयार खो बैठी है? ये सारे वो सवाल थे जो अब्बास की बात सुनकर उसके जहन में आ रहे थे, पर जवाब नहीं मिल रहा था। नौशीन, मेरी बातों का गलत मतलब मत लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इस दुनिया से 190% मर्द बुरी नज़र से रखते होंगे, शायद सभी रखते होंगे, पर मैं कुछ गारंटी नहीं कह सकता। पर अगर वो गलत नज़रें रखते होंगे तो इसमें सिर्फ उनका नहीं बल्कि लड़कियों का भी कसूर है। जब उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कितनी बुरी नज़रें हैं तो उन्हें चाहिए कि वो खुद को ढांप कर बाहर निकलें, ताकि मर्द उसकी अगर नज़र उठाकर भी देखें तो उसे कुछ नज़र ही ना आए और वो अपनी नज़रें झुका ले। अब्बास उसे गुमसुम देखकर फिर से कहता है, पर अब भी नौशीन को जवाब नहीं देती। वो तो इन अल्फाज में खो गई थी कि वो कपड़े ऐसे पहनकर अपना मेयार खो बैठेगी। अब्बास, फिर तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करोगे? मुझे तो बस ऐसे ही कपड़ों की नॉलेज है। इतनी देर बाद वो बोली भी तो क्या, जो अब्बास बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। जी, मैं ज़रूर पसंद करके दूंगा, अब्बास मुस्कुराते हुए कहता, पर वहीं पर उसे उसके लिए ड्रेस देखने लगता है और नौशीन एक नज़र अपने हाथ में पकड़े ड्रेस को देखकर वापस उसे उसकी जगह पर रख देती है और अब्बास की जानिब देखती है जो एक ड्रेस उठाकर देख रहा था। क्या लेना है? बस उसके साथ चलते हुए पूछता है। एक ड्रेस खरीदना है और ज्वेलरी खरीदनी है और सैंडल भी। आरजू एक एक करके उसे चीज़ें गिनवाती है अपनी। चलो तुम्हें दिलवाता हूँ सारी चीज़ें भी, मेरी शॉपिंग करने चलेंगे। वासे की बात पर वो चुप हो जाती है। उसकी सारी शॉपिंग तो वो पहले कर चुकी थी, अब क्या करना है? वैसे हम दोनों ना एक जैसे कलर के कपड़े लेंगे। एक और बात, जबकि आरजू चुप करके उसकी बातें सुनती है क्योंकि ड्रेस भी वो एक जैसे कलर के ले ही चुकी थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसको चुपचाप चलते देख वासे पूछता है। ऐसे ही, बस मैं थक गई हूँ, घर जाकर सोना है। वो आज काफ़ी बहुत थक गई थी। अब उसने खाने की तैयारी भी खुद ही की थी और ऊपर से इतनी देर से चल चल कर अब वो थक गई थी। अच्छा चलो फिर शॉप पर चलकर तुम्हारी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, मैं अपनी शॉपिंग बाद में कर लूँगा। उसकी थकन का ख्याल करके वासे उसे एक शॉपिंग में ले जाता है जहाँ लेडीज़ की हर चीज़ मौजूद थी। इसी दुकान में आरजू की सारी चीज़ें मिल गई थी, जिसे लेकर वो शॉप के बाहर आती है। उसकी शॉपिंग के सारे पैसे वासे ने दिए थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वासे आराम से जवाब देता है, जब आप अपने पैसे कमाएंगे तब उठाइएगा मेरे खर्च। आरजू नॉर्मल से अंदाज में कहती है जो वासे को एक ताने की तरह लगता है। मैं कमा लूंगा। वासे की बात पर आरजू चौंक कर उसे देखती है। वो गलत समझ बैठा था उसकी बात को। वासे, मेरा वो मतलब नहीं था। आरजू शर्मिंदगी से कहती है, इट्स ओके, चलो चलते हैं, बाकी सब वेट कर रहे होंगे। वासे संजीदगी से कहते उसे लेता अब्बास वाले लोगों के पास पहुंच जाता है और उनको लिए वो चारों घर वापस की जानिब रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।